नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों कल था आपका 28 जून 2024 और कल जो है आपका सीपीओ का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस तो हमने कराया था, सेकेंड शिफ्ट में टाइम नहीं रहने की वजह से नहीं करा पाया और बात है कि क्वेश्चन भी कम प्राप्त हुए थे। आज जब सवेरे मैं अपने कार्यस्थल से आया तो मेरे गैलरी में ये सीट पड़ी मिली जो किसी बच्चे के द्वारा हूबहू क्वेश्चन जो है लिख के भेजा गया। मैं थोड़ा सा जूम करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी सीपीओ 28 जून 2024 सेकेंड शिफ्ट मनीष शेखावत इसका नाम है, ऐसा कुछ शेखरन, मनीष शेखरन नाम है इन भाई साहब का। दोनों हाथ जोड़ के आपको नमन भैया, है ना, कि हमारा सपोर्ट किए और आगे बच्चे तक जो है आप हेल्प करने के मकसद से ये काम किए हैं। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, तो जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है 40 क्वेश्चन करीब इन्होंने लिखा है और 40 में मैं बता दूं एक IUPAC नाम किसका पूछा है ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बाद बाकी 39 क्वेश्चन एकदम क्लियर है। और ये 39 में से मैं 39 क्वेश्चन आपको बताया हूं। कितना? 39 में से 39। मान लीजिए 10 क्वेश्चन जो छूट गया उनमें से अगर मैं 5 भी पढ़ाया हूं तो हो गया ना 50 में से 45। कौन सा क्लास, कौन सा टीचर, मैं एकदम चैलेंज के साथ बोलता हूं भाई, कोई भी नोट अ सिंगल बुक जिसमें से आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाए, है ना। एकदम ये मतलब अपनी मेहनत के पर गर्व करते हुए बोल रहा हूँ, ऐसा कोई घमंड नहीं है ना। तो बाद बाकी अगर आप लोगों ने ये किताब लिए है, ये ई बुक अगर आप पैसे से खरीदे हैं तो इसका पूरा फायदा उठाइए। अजी इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप आधा भी पढ़ लिए, आधा क्या छोड़िए, अगर आप 30% भी पढ़ लिए, है ना, तो भी आपका एसएससी का मैक्सिमम एग्जाम में बेस्ट स्कोर हो जाएगा जीके जीएस के अंदर। और ये सिर्फ 2024 में काम नहीं करेंगे, जब तक दुनिया तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 3-4 साल तक जो है, जब तक पैटर्न चेंज नहीं होते तब तक आपको काम आएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के समय के साथ कम महत्व के हो जाएंगे, लेकिन ये एज इट इज रहेगी। तो भैया इसको पढ़िए, सेवन कीजिए, अपने गांव परिवार समाज घर और खुद का नाम रोशन कीजिए, उसके पीछे मेरा भी नाम। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। देखिए जो ई बुक है, चाहे कोई सा भी कंटेंट अगर आपको लेना है, एसएससी न्यू सीरीज 30 सेट चल रही है, रेलवे का है, बीएसएससी का है, यूपीपी का है ना, तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए प्राप्त कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी ले लीजिए। जो बच्चे को लगता है कि मैं आपसे खरीद के आप पे एहसान कर रहा हूं तो हाथ जोड़ के नमन आप न लीजिएगा, ठीक है। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ये आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन आपको अपने दिल से पूछेगा कि कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग ले सकते हैं और अपने सपने को साकार बिना कहीं झंझट, बिना कहीं घूमे फिरे कर सकते हैं एक सिंगल किताब पढ़ के। चलिए, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? हाँ भाई, हार्ड कॉपी में ये किताब नहीं है मेरे पास, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसे छपवा पाऊँ मेरे भाई। जो बात सिंपल है, सीधा है, वही बताऊंगा। इसमें शर्म क्या है? आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो नहीं है ना। तो भैया अभी जो है आपका PDF फॉर्मेट में है, आप लेके प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में बनाया गया, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? देखिए एक दिन नहीं 1000 दिन बताए हैं। झेलम है, चुनाव, सतलज, ब्यास, ये सभी के सभी सिंधु के सहायक नदी में। और आगे जाएंगे तो हुंजा एक नदी होता है, ये भी आपके सिंधु के सहायक नदी हो जाएंगे। देखिए सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी निकलती है आपके कहाँ से? मानसरोवर से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। हालांकि इनके ग्लेशियर अलग अलग हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है ये आपका चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से निकलता है, चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से निकलता है। और जहाँ से निकलता है जैसे तिब्बत के मानसरोवर से, तो वहाँ पे इसे सांगपो कहा जाता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में यही ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री मारती है तो वहाँ पे इसे देहांग कहा जाता है। तो ये तो ब्रह्मपुत्र की हो गई। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र पे माजुली नदी द्वीप स्थित है जो दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से, यमुना नहीं, जमुना के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का हमने गुणगान किया है, सिंधु नदी का हमने सहायक नदी बताया है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी काफी पूछते हैं आपके एग्जाम में। मानस होता है, लोहित होता है, बराक होता है, सुबनसिरी होता है, धनश्री भी होगा। इस प्रकार से जो है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगा। याद
रखेंगे एक बराकर नदी है जो दामोदर की सहायक नदी है, और बराक नदी जो है ये आपका किसका हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा का। तो बराकर और बराक अलग अलग नदी है। बराकर जो है ये दामोदर, इसमें भी लास्ट में रहो, इसमें भी लास्ट में रहो। ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है बराक ओबामा। ठीक है मेरा भाई, ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है जो मैंने अपने क्वेश्चन को बेस लेके आपको कराया भी था कि भाई सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। अब एक आदमी के 4 पुत्र होते हैं तो कोई ना कोई तो बड़ा पुत्र होगा, है ना। तो सिंधु के सबसे बड़े पुत्र हैं चुनाव, यानी चुनाव नदी जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। चलते हैं आगे, है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, ये चैनल ही आपका है और मैं भी आपका हूं। आप अपना टीचर ना अपना भैया माने, ज्यादा फायदा करेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, तो 34 होती है। यहीं पर ही मैंने आपको बताया था कि जीएसटी में कितनी होती है, हाईएस्ट जीएसटी परिषद में तो 33 होती है। यहीं पर ही मैंने बताया था जीएसटी परिषद का स्लैब कितना है, तो 0, 5, 12, 18, 28% है इंडिया में। ठीक है, यहीं पर अगर बात कर लें कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने, तो 550। कहां कहां से, 530 राज्य से और 20 यूटी से। ठीक है, यहीं पर बात कर ले राज्यसभा में कितने अधिकतम, तो 250। 238 आपका चुनाव के माध्यम से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन के माध्यम से। यहीं पर बात कर ले प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य, तो 30 सदस्य लोकसभा से। यहीं पे बात कर ले लोक लेखा समिति में कितने सदस्य, तो 22 सदस्य, 15 + 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो ये कुछ आंकड़े वाले जो क्वेश्चन है आपको जरूर ध्यान रखना है। आइए विधानसभा को भी समझा देते हैं। विधानसभा में 500 मेंबर और विधान परिषद में डिपेंड करता है विधानसभा में उस राज्य में कितने सदस्य है, क्योंकि न्यूनतम तो विधान परिषद में 40 होंगे लेकिन अधिकतम जो है उस राज्य में विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होंगे। आशा करते हैं कि अच्छा रिवीजन कराया। चलते हैं आगे। ये जो 34 सदस्य होते हैं ये 33 + 1 होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। वैसे ही वित्त आयोग में बात करेंगे तो 4 + 1। वैसे ही बात करेंगे प्रारूप समिति में तो 6 + 1। भाई क्वेश्चन की भंडार है, मैं लिंकिंग प्रोसेस से पढ़ाता हूँ और आपको भी ऐसे सट से दिमाग क्लिक करना चाहिए, है ना। बहुत तकलीफ होता है जब बच्चे को ऐसी एक जगह सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दिया हूँ, है ना, कि तुम सफल हो जाओ और जब नहीं पढ़ोगे तो दुख के अलावा और क्या ही होगा मुझे। ठीक है, पटियाला घराना के संस्थापक कौन है भैया, मियां कल्लू। किराना घराना के संस्थापक कौन है भैया, करीम खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। ये कौन है भाई, आपका किराना घराना के संस्थापक। इसके अलावा एक ग्वालियर घराना काफी पूछते हैं, नत्थू खान, हद्दू खान, हस्सू खान, है ना। नत्थू खान, हद्दू खान, हस्सू खान, ये ग्वालियर घराना के संस्थापक हैं। तो ये कुछ घराने जब भी पढ़ाया, घराना सब पढ़ाया, चाहे पटियाला हो, मेवाती हो, जयपुर अतरौली हो, कालका लखनऊ कालका बिंदादीन हो, बनारस घराना राम सहाय हो, है ना, सब के सब पढ़ाए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा, लॉस एंजिल्स में होगा। और इसके मैंने बेस क्वेश्चन ईबुक में बना के दिए हैं कि इसमें कितने नए खेल को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन का बेस कुछ इस प्रकार है कि क्रिकेट को किस ओलंपिक खेल में शामिल किया जाए की बात कही गई है। तो 2028 में जो आपका ओलंपिक खेल होगा लॉस एंजिल्स अमेरिका के अंदर, तो यहाँ पे क्रिकेट को आप जो है पहली बार ओलंपिक में देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा जो आपका 2032 का ओलंपिक होगा ये आपका कहां पे होगा, ब्रिस्बेन के अंदर होगा। ब्रिस्बेन ये ब्रिस्बेन कहां पे रहेगा, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहेगा मेरे भाई। 2036 में जो ओलंपिक होगा ये कहां पे होना है, अभी देखिए 100% तय तो नहीं है लेकिन गुजरात के गांधीनगर में होगी, तो इंडिया कह सकते हैं। और 2024 में जो ओलंपिक होगा ये कहां पे होना है, पेरिस के अंदर होना है, पेरिस के अंदर होना है। इसके अलावा जो आपका ओलंपिक का इतिहास है भारत के दृष्टिकोण से, पहले तो ओलंपिक की बात कर लें 1896 में स्टार्ट होता है पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से। देखिए पास्ट काल में ओलंपिक इससे पहले भी 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन थोड़ा दिन चलने के बाद इसे क्लोज कर दिया गया। जो हम आधुनिक स्वरूप की ओलंपिक देख रहे हैं ये 1896 में स्टार्ट हुआ था पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से। हमने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया 1900 के ओलंपिक से। ये 1900 की ओलंपिक कहां पे हुई थी, तो पेरिस के अंदर हुई थी। और
भारत के तरफ से नॉर्मन प्रिजार्ड नामक एक आदमी जो है इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। हमें ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मिल जाता है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। किस खेल में? फील्ड हॉकी के अंदर। इसके अलावा हमें आखिरी गोल्ड हॉकी के अंदर कब मिलता है? 1980 में मिलता है ना। पहला जो हॉकी के अंदर गोल्ड मिला था 1980 में 28 में, माफ कीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा इसके कप्तान थे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ है इंडिया में? झारखंड के अंदर स्थित है। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम कब पड़ा? 2021 में पड़ा। किसका बदला हुआ नाम है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का बदला हुआ नाम है। 2000 अभी जो लेटेस्ट वाला 23 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन के युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया है। बोलिए, ताली बजाइए। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चंस, है ना। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? देखिए, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों कर लेती है। ठीक है मेरे भाई, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी कर लेती है मृणालिनी साराभाई। ये मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी है। इनकी एक बेटी है मल्लिका साराभाई, वो भी इनका प्रोफेशनल जो है शास्त्रीय नृत्यांगना है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा भरतनाट्यम की बात करेंगे तो इसको सादिर अट्टम भी कहा जाता है या फिर डायरेक्ट सादिर कहा जाता है। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता है। भरतनाट्यम महिला एकल नृत्य है, यानी सिंगल किया जाता है। भरतनाट्यम में आराध्य कौन है? तो शिव है, भगवान शिव है। कहाँ से प्रेरित है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण एक किताब का नाम है। इसमें भी भरतनाट्यम के बारे में समझाया बुझाया गया है। ठीक है। इनके अन्य कलाकार में आएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, है ना। इसके अलावा आर मुथुकनमल 2022 में पद्मश्री प्राप्त करने वाला, नर्तकी नटराज, अमरवल बेल्ली, कुमारी कमला, है ना। ये सब आपके कहाँ से आ जाते हैं भाई? तो ये आ जाते हैं भरतनाट्यम के अंदर। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। ठीक है। चलते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका? अगर आपको मेरी क्रिटिक भाषा याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि नीरज चोपड़ा के गाड़ी का नंबर भी 8758 है, क्योंकि ये गाड़ी गिफ्ट में दिया गया था आफ्टर विनिंग, है ना, जब गोल्ड जीत गए थे टोक्यो में। ठीक है मेरे भाई। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं 57.58 मीटर। ठीक है। तो ये नीरज चोपड़ा को आजकल आप किस नाम से जानते हैं? तो ये गोल्डन बॉय है। और पीटी उषा मैडम को आप किस नाम से जानते हैं? गोल्डन गर्ल, है ना, गोल्डन गर्ल। पीटी उषा मैडम वर्तमान में क्या है? आईओसी के अध्यक्ष हैं, इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1927 में हुई थी। किसके द्वारा? दोराबजी टाटा के द्वारा। पहला अध्यक्ष कौन था? दोराबजी टाटा साहब थे। ठीक है मेरे भाई। नीरज चोपड़ा, है ना, जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है WAC, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। ऑब्वियसली ये भाला फेंक में ही जीते होंगे, इनका फील्ड भाला फेंक है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ, तो हम कहाँ थे? नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हुए। ठीक है। जैसे भाला फेंक में आप नीरज चोपड़ा का नाम जानते हैं, वैसे ही जो महिला है अनुरानी को भी जानिए, किशोर जेना को भी जानिए, देवेंद्र झाझड़िया साहब को पैरा ओलंपिक का भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनको भी जानिए। चलते हैं आगे। इनके अलावा अनुच्छेद 21 का तात्पर्य क्या है? मेरे दोस्त को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप लोग भी बधाई दीजिए भैया, है ना। देखिए अनुच्छेद
अनुच्छेद 21 का तात्पर्य क्या है? अनुच्छेद 21 मैंने कितने दिन आपको बताया है, अभी इस फोन जो आया था ना, यही खुशी की खबर, तो सवेरे कुछ अच्छा मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहता है ना। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार है वो विषम परिस्थिति में बदल जाती है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है ये नहीं बदलती है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आपसे छीना जा सकता है, क्योंकि ये छीनने योग्य चीज ही नहीं है, ठीक है। तो 20 और 21 जो है आपको नहीं बदला जाएगा। अन्य मौलिक अधिकार समय को नाजुकता देखते हुए कम या ज्यादा या बदला जा सकता है, ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 21 का ए जो है ये आपका शिक्षा से संबंधित है। देखिए 21 एक अलग है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या इसे निजता का अधिकार या फिर इसे जीवन का अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल 21 का ए जो है ये 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत ये जो है ऐड किया गया चीज है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और उस शिक्षा, वो बच्चा का क्या है, फंडामेंटल राइट है कि हमें तो लेना ही लेना है। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, 14 वर्ष से कम है, तो आपका राइट है कि आपको जो है फ्री एजुकेशन मिलेगा। चलिए चलते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 169 का संबंध पूछा है, तो ये विधान परिषद के गठन से है। 177 इससे पहले हमने पढ़ चुका है कि विधान परिषद में लोएस्ट मेंबर और हाईएस्ट मेंबर की चर्चा करता है। विधान परिषद देखिए आम भाषा में इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता। विघटित मतलब जैसे लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा का जो है भंग करना लोकसभा का, वैसे ही विधानसभा तो भंग हो सकता है अगर आपका गिर जाए सरकार तो, लेकिन जो विधान परिषद है वो राज्यसभा के जैसे ही अस्थाई है, कभी भी विघटित नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में क्या फर्क है मेरे भाई? राज्यसभा नहीं विघटित होती है, विधान परिषद भी नहीं होती है, तो राज्य और इन दोनों में जो बेसिक फर्क है ये फर्क है कि विधान परिषद को आप उन्मूलन कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल हटा दे सकते हैं, राज्य में रहेगा ही नहीं। या फिर राज्य में नहीं है तो राज्य में आएगा, स्थापित किया जाएगा। तो दोनों बात हो सकता है, या तो पूर्णतः हट सकता है या फिर नहीं है तो आ सकता है। लेकिन अगर कार्यकाल में है तो विघटित नहीं होगा। आई होप आई समझ चुके, है ना, मतलब आप समझ चुके, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा विधान परिषद की बात बता दिए हैं, न्यूनतम 40 अधिकतम 1/3 विधान परिषद विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उस राज्य में उसके 1/3 से अधिक नहीं होगी। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। देखिए हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है, लेकिन नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों किताब के लेखक स्वयं हर्ष महाराज है, हर्षवर्धन है। देखिए हर्षवर्धन के काल में ह्वेन-सांग भारत आया था। एक क्वेश्चन आता है कि ह्वेन-सांग दक्षिण भारत की यात्रा किसके काल में किया था? तो नरसिंह बर्मन है ना, प्रथम के काल में ह्वेन-सांग दक्षिण भारत की यात्रा किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, दोनों बात ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक किताब का नाम है बुद्ध चरित। क्या नाम है? बुद्ध चरित जो किताब है इसके लेखक अश्वघोष हैं, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलने वाली तेज शुष्क, कल भी बात की है, इसे लू कहते हैं। राजस्थान इसका हॉट स्पॉट है लू के लिए, लेकिन ये जो है उत्तर भारत तक पहुंच जाता है। लू गर्मी के दिन में चलता है, लू लगने से आदमी गिर जा सकता है और अधिक ज़्यादा हो गया तो ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए गाँव में पन्ना का जूस आप पीते होंगे। पन्ना मतलब जो कैरी होता है, आम होता है, टुकला होता है, उसे गर्म आग में पका के फिर उसे पानी में मथ के और गुड़ या चीनी के साथ सेवन करते हैं तो हम लू से छुटकारा पाते हैं, ठीक है मेरे भाई। कल भी मैंने बताया है कई प्रकार के इंडिया में वर्षा के अलावा। आइए थोड़ा वर्षा की कहानी समझ लेते हैं, आपको काम ही आएगा, वीडियो भले लंबा हो जाए। देखिए वर्षा का अधिकांश स्रोत जो है अरब सागर से आता है। दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्रोत बंगाल की खाड़ी से आता है। आप सुने होंगे साउथ के स्टेट में थोड़ा कम वर्षा होता है, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो आपको एक अवरोध का काम करता है, वहां तक पहुंचने नहीं देता वर्षा को। इसके अलावा जो वर्षा है, वर्षा जो है ये सबसे ज्यादा कहां पे होता है? मासिन राम में होता है। मासिन राम, मानिस राम लिखा गया रे, मासिन राम है ना, मासिन राम। ये कहां पे है? मेघालय में है। कौन से पहाड़ी में सबसे ज्यादा वर्षा? क्योंकि मेघालय में बहुत पहाड़ी है, कम से कम 3 तो बहुत फेमस है, गारो खासी जयंतिया, तो खासी पहाड़ी में। और ये सभी गारो खासी जयंतिया किस पहाड़ का भाग है? तो मेघालय पहाड़ी क्षेत्र का भाग है, आप नाम से स्पष्ट है, ठीक है। तो मासिन राम में वर्षा होती है सबसे पहले, उससे पहले चेरापूंजी में ज्यादा वर्षा होती थी। देखिए जो सदाबहार वन होता है, पर्णपाती वन होता
होता है, कटीली वन होता है, इसका भी डिफिनेशन वर्षा के हिसाब से ही कहीं ना कहीं निकाला गया है, और भी दूसरे तरीके से भी है। तो वर्षा की अगर इस बात करेंगे तो जो सदाबहार वन होता है वहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है सालाना। जो पतझड़ी वन होता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है सालाना, और जो कटीली या मरुस्थलीय वन होता है वहाँ 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है सालाना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो वर्षा होता है इंडिया में, साउथ के स्टेट में, कई सारे स्टेट में जो प्री मानसून वर्षा है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है, कॉफी सावर कहा जाता है, या फिर इसे आप चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इसी प्रकार का एक दुखदाई वर्षा आता है आपका, वर्षा के साथ साथ तेज हवा आंधी आता है, काल बैसाखी। इसका नाम ही काल है, तो आप समझ सकते हैं ये कहाँ आता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। 2020 टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक लवलीना बोरगोहन ने जीती थी। ठीक है मेरे भाई। जो रजत है वो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, और आपका रवि दहिया ने जीता था, और जो गोल्ड है वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। जो एक और ब्रॉन्ज है वो आपका हॉकी इंडिया मेंस टीम ने जीता था। हिंदुस्तानी शैली के जनक कौन है भाई, तो तानसेन है। तानसेन जो है, जैसे हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है उनके कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे आपका है ना ठुमरी होता है ना, ध्रुपद होता है, तराना होता है, ख्याल होता है। तो ये सब जो है हिंदुस्तानी शैली के जनक में आप तानसेन को याद करते हैं। तानसेन का ओरिजिनल नाम राम तनु पांडे साहब थे, और ये जो है आपके अकबर के दरबारी रहे थे। ठीक है मेरे भाई। तानसेन सम्मान कौन देता है, तो एमपी के सरकार देते हैं। ध्यान रखेंगे, एमपी के सरकार कालिदास सम्मान भी देता है, एमपी के सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार भी देता है ना। ये सब ध्यान आपको रखना ही होगा। इसके अलावा सितारा देवी, मैंने कुछ देवी बताए हैं, बाद बाकी सभी जो नृत्य के कैरेक्टर हैं उनको याद रखने का ट्रिक बताया हूँ। तो यहाँ पर सितारा देवी कथक से हो जाएंगे, इसे कथक का रानी कहते हैं। जैसे कर्नाटक संगीत के रानी एम सुब्बा लक्ष्मी, ठुमरी की रानी गिरिजा देवी, वैसे ही इसे सितारा देवी को कथक की रानी कहते हैं। कथक उत्तर भारत या यूपी का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसे जो है हिंदू के साथ साथ इस्लामी कला का भी समावेशन इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस नृत्य को बाजिद अली का संरक्षण प्राप्त हुआ था। जो भी बनारस घराना है या लखनऊ घराना है उसके मैक्सिमम मेंबर या तो आपका तबला बजाते हैं या आप कथक नृत्य से रिलेट करते हैं। कथक नृत्य में आएंगे रानी कर्ण का नाम याद रखिएगा, पूछा गया था। 2014 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था रानी कर्ण को। ठीक है। नालनी कमालनी अस्थाना 2022 में पद्मश्री के युगल, है ना। तो इन्हें भी है कथक में ही आप रखेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। मॉर्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया, 1909 में। और 1919 में जो पारित किया गया उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहते हैं। 1935 में किया गया वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। इसके तहत बहुत कुछ हुआ और आज भी हमारे जिंदगी पर यह 1935 का अधिनियम काफ़ी असर डालता है, क्योंकि संविधान में अधिकांश तथ्यों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। मनरेगा एक्ट कब पारित किया गया मेरे लल्ला, एकदम आराम से बताया हूं कि भाई 2005 में एक्ट हुआ, 2006 में गठन हुआ, 2009 में नाम बदला गया। ठीक है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, 2005 आंसर हो जाएगा, 2006 में नरेगा बनेगा और 2009 में मनरेगा बनेगा। सिंपल है ना। इसमें कितने दिन की रोजगार मिलती हो, तो 100 दिन का रोजगार मिलता हो। इसके अलावा किराना घराना के संस्थापक कौन है, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। मजे हुए गायक कौन हो जाएंगे, है ना, आपका पंडित भीमसेन जोशी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई है। अब ये जो बच्चा बदलेगा ना कि नहीं बताए हैं, ई बुक का 5वां या 6ठा पेज देखिए, है ना, ई बुक का 5वां या 6ठा पेज देखिए, जहां पे मैंने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में बनाया गया था। इस योजना और एक और योजना दोनों को मर्ज करके 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बना दिया गया, जो आज इंडिया में चल रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो रोजगार सृजन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अगर कल होके कोई पूछे तो 2008 बताना। कृष्णदेव राय कौन सा मंदिर बनवाया, विठला स्वामी, हजारा मंदिर, नागलपुरम शहर, है ना, अपने माता जी के नाम पे। इसके अलावा आमुक्त माल्याद किताब, है ना, ये सब कौन कृति है, ये सब कृष्णदेव राय साहब का है। कृष्णदेव राय तुलवा वंश के विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा हुए। कथक की रानी सितारा देवी, अभी अभी बात कर लिए। कर्नाटक संगीत की रानी
रानी आपका कौन हो जाएगा? एम सुब्बालक्ष्मी। ठुमरी की रानी कौन हो जाएगा? गिरिजा देवी। ध्यान रखेंगे। ग्राइमस नामक पुस्तक के लेखक, अरे मैं ये भी बताया हूँ कि सलमान रुश्दी की पहले उपन्यास कौन है? ग्राइमस 1975 में रिलीज होता है जी, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा चोल वंश के बारे में एक क्वेश्चन आया था, अब क्वेश्चन क्या है ये क्लियर नहीं है। चोल वंश के संस्थापक आपका विजयालय है। कौन है? विजयालय। इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल के द्वारा बनाया गया था। चोल वंश नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है ना। इसके अलावा श्रीलंका पे कब्जा करने वाले इन्हीं वंश के शासक हुए चोल वंश। और भी बहुत सारे चीज होंगे, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक रिपीट किया गया है 1873 में, जब ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, उसी समय का ये पुस्तक है। और ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मराठी भाषा में लिखे गए हैं। मैंने ये बताया है। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत में महिला बालिकाओं के लिए पहली बार स्कूल खोली और इसीलिए सावित्रीबाई फूले को इंडिया में पहली महिला टीचर का दर्जा दिया गया है। मैंने ये भी बताया था कि भाई जो लड़कियों के लिए कॉलेज है वो डी.के. कर्वे साहब ने खोले थे। स्कूल और कॉलेज में फ़र्क तो होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका और भी समाज वगैरह हैं, जैसे आर्य समाज के जो संस्थापक दयानंद सरस्वती है, उन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने किताब लिखे जिनका नाम संवाद कौमुदी है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, गोल्डन गेट, ये सभी के सभी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कितने बार पूछेंगे ये पता नहीं। ए अनसुटेबल बॉय जो है ना, ये अनसुटेबल बॉय मतलब एक नालायक लड़का, तो ये लिखे हैं भैया कौन? करण जौहर साहब, ठीक है। इनके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोले जाने वाली भाषा, ये भी रिपीट है, संस्कृत। अगर भाषा आपको देता है तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, 2 नंबर पर बांग्ला और 3 नंबर पर मराठी। इनके अलावा जो रहेगा वो सबसे कम बोला जाएगा इन चारों में, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा है। इसके अलावा 2011 की जनगणना का रिकॉर्ड आपके पास अच्छा खासा दे दिया हूं, तो इससे बाहर तो आता नहीं। जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पे कौन सा त्यौहार क्रिसमस कब मनाते हैं? फिक्स डेट है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को मेरा एक जो है रूम पार्टनर कहिए, दोस्त कहिए, नीतीश, अगर सुन रहा है बच्चा, तो इनका जन्मदिन आता है, मैं विश करता हूं, तो इससे भी याद है ना। ये बख्तियारपुर पटना के रहने वाले हैं। इनके अलावा किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ स्थापित करवाया था? अच्छा, क्रिसमस के से थोड़ा और क्वेश्चन बता दूं भाई। देखिए, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पे आपके क्रिसमस मनाते हैं। इनका एक त्यौहार होता है गुड फ्राइडे। अब इनका नाम भले गुड फ्राइडे है, लेकिन ये शोक का त्यौहार है। ये क्यों है शोक का त्यौहार? क्योंकि ईसा मसीह साहब को इसी दिन सूली पे चढ़ाया गया था। और इसी गुड फ्राइडे के 3 दिन के बाद जो रविवार आएगा, उस दिन हम एक त्यौहार मनाते हैं, है ना, इसका नाम है ईस्टर। क्या नाम है? ईस्टर। ईस्टर का त्यौहार क्या होगा? हर्षो उल्लास का त्यौहार होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह साहब को सूली पे चढ़ाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए थे। इस उपलक्ष्य में ईस्टर का त्यौहार उस रविवार को मनाया जाता है। तो आप हर साल देखोगे कि जो गुड फ्राइडे है उसके 3 दिन के बाद रविवार ही आएगा। अरे ये तो बड़ा मजाक है भद्दा भाई, पर शुक्रवार के बाद तो तीसरे दिन रविवार ही होगा ना भाई, है ना। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ बनवाया? तो ये आपका कृष्ण तृतीय ने बनवाया था। कृष्ण जो आपका कृष्ण प्रथम था, वो महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रकूट शासकों में गुफाओं को संरक्षण भी दिया था। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्गा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार कन्नौज के मामले पे आपस में भिड़ गए थे, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एगो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है जो आपका राणा कुंभा ने बनवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राजस्थान हो जाएगा। 2023 जो है मिलेट वर्ष था, 2024 कैमलेट्स वर्ष था, 2025 क्वांटम सिद्धांत वर्ष है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। 74वें गणतंत्र दिवस पे अतिथि अब्दुल फतह अल सीसी इजिप्ट के राष्ट्रपति। 75वें गणतंत्र दिवस पे इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, है ना। इनके अलावा पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे डॉक्टर सुकर्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। जंतु जगत का वर्गीकरण कौन किया है? कोई बच्चा बताए
आए तो व्हिटकर साहब किए हैं। कौन किए हैं? व्हिटकर साहब किए हैं। नहीं याद आया? नहीं पढ़ाया हूँ? आ जाओ, ये वाला इमेज देखे होंगे, ये तो थंबनेल ही है डायरेक्ट, है ना। तो अब इससे क्या है ना, देखिए यहाँ पे ये 5 भाग हैं, एनिमल, प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया और आपका जो है, तो ये जो है पांचों के पांचों प्रोटोजोआ होगा। तो ये जो है पांचों के पांचों आपका व्हिटकर साहब ने बांटा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सजीव जगत का जो द्विनाम पद्धति है उस किसने दिया है? तो केरलस लिनियस ने दिया है। इनके अलावा त्रिक का नियम डोवेनाइनर पूछता है, अष्टक का नियम न्यूलैंडस पूछता है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। कार्बन श्रृंखला से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं। आईयूपीएसी नाम यही बोल रहे थे कि किसका पूछा है, ये पता नहीं आईयूपीएसी नाम। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है, इनका आंसर भी इन्होंने लिखा है, मैं बताऊंगा आंसर भी क्या लिखा है, लेकिन जिस लैंग्वेज में मैं यहाँ पे लिखा हूँ अगर ऐसा लिखा होगा तो फिर बच्चे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों होता है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों होता है। अगर मैं इस दोनों के आगे में शब्द लगा दूं तो फिर आंसर बदल जाएगा। दोनों में होता है मतलब कहने का मतलब कि प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकेरियोटिक में भी होता है, लेकिन जब तक ये में नहीं है तब तक इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है कि कौन सा कोशिकांग जो है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने इस क्वेश्चन को बेस लेके आपको पढ़ाया है कि माइटोकॉन्ड्रिया भले यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता हो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं, और 70S प्रकार के राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। इसीलिए जो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकेरियोटिक होते हुए भी प्रोकैरियोटिक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाते हैं। अरे मैं हूं ना, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका कहाँ पे रहेगा? यूकेरियोटिक सेल में। मैंने आपको बताया है प्रोकैरियोटिक सेल गरीब होता है और जनरली जो है आपका ये सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सबसे पहले दोनों की अच्छी सी बात कर लें। प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिका भित्ति होते हैं ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, और जो यूकेरियोटिक में कोशिका भित्ति होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक है इसमें न तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न लाइसोसोम होता है, न न्यूक्लियस यानी फिर जो आप कह सकते हो कि भाई नाभिक या फिर सेंटर, ये भी नहीं होता है, तो गरीब है ये। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार के पाया जाता है, और 70S प्रकार के जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। तो अगर जिस लैंग्वेज में ये क्वेश्चन लिखा गया है तो आंसर बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगर मैंने बताया कि दोनों में होता है, अगर दोनों के बाद यहाँ पे आप जोड़ लीजिए में शब्द और तब आगे यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में होता है, तब आपका माइटोकॉन्ड्रिया आंसर नहीं होगा, तब राइबोसोम आंसर हो जाएगा, और आपका कोशिका भित्ति भी आंसर होगा क्योंकि ये दोनों में पाया जाता है। समझ गए? चलते हैं आगे। ये पूछा गया है ऊष्मा हस्तांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऊष्मा हस्तांतरण तो जॉन बैप्टिस्ट, इसके जो अवार्ड मिला है ये भी मैं बताया हूं जॉन बैप्टिस्ट को कब अवार्ड मिला है। इसी प्रकार से एक गुडईयर बताया था, रबर का बलनीकरण। इसी प्रकार से विसरण का नियम ग्राहम ने बताया था, है ना। इसी प्रकार से अभी मैंने बता ही दिया, अष्टक का नियम न्यूलैंडस, त्रिक का नियम डोवेनाइनर, ये सब ध्यान रखना है, ये पूछते हैं आपके एग्जाम में। मानव पाचन तंत्र से क्वेश्चन आया था, बरमूला में कौन सी नदी बहती है? ये कल का फर्स्ट शिफ्ट से क्वेश्चन है, तो झेलम नदी हो जाएगा जी। बरमूला जम्मू कश्मीर में एक शहर है, वहां जिला कहिए तो वहां पे झेलम नदी बहती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एनालिसिस। अच्छा लगे तो लाइक करें। ये PDF आपको टेलीग्राम पे हमारे पेड ग्रुप सभी जगह मिल जाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।